हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाली कक्षा में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि स्वर क्या हैं, स्वर के प्रकार क्या हैं, ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, प्लुप्त स्वर कौन है, मूल स्वर कौन है, उनकी संख्या कितनी है। उसके बाद व्यंजन की चर्चा कर चुके हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, संयुक्त व्यंजन कौन है, स्पर्श व्यंजन कौन है, उच्छिप्त व्यंजन कौन है, पार्श्विक व्यंजन कौन है, द्विगुण व्यंजन कौन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उच्चारण स्थानों की। ठीक है, जो कि उच्चारण स्थान जो हिंदी वर्णमाला है उसमें उच्चारण स्थान से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो संभवतः 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक पर चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इस पर कि वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया है, वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए, जैसे जब सामान्य रूप से हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि देखिए, जैसे हम लोग जब स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर कहीं देखिए, अगर कहीं लिखा जा रहा है का वर्ग, ठीक है, तो का वर्ग का मतलब ये है कि इसमें केवल का नहीं, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, का वर्ग का तात्पर्य है कि का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, इसी तरीके से जब चा वर्ग की बात की जाएगी, चा वर्ग, तो इसमें चा, छा, जा, झा और यहाँ सम्मिलित होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि टा वर्ग की बात की जाएगी, ठीक, तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ठीक है, और इस तरीके से देखिए, चूंकि जो वर्ण जो हमारी स्वरतंत्रियाँ हैं, ठीक है, स्वरतंत्रियों से जैसे यहाँ पर काकल्य है, काकल्य के ऊपर कंठ है, ठीक, कंठ के ऊपर तालु है। तालु का तात्पर्य है कि जो हमारी जीवा है, ठीक है, जीवा का एकदम पश्च भाग, ठीक है, जीवा का एकदम पश्च भाग, और जो आगे है यानी कि जो दांतों के ऊपर जो हल्का सा उभरा हुआ है, ठीक है, जीवा के जस्ट ऊपर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। ठीक है, आगे यदि किसी वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वरतंत्रियाँ किसको स्पर्श करें, स्वरतंत्रियों से निकलने वाली वायु, ठीक है, निकलने वाली हवा या वायु क्या कर रही है, दांतों को स्पर्श कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, दंत कहेंगे। ठीक है, तो उनके उच्चारण स्थान की, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक यानी कि मुख तक, होठ तक, ठीक है, आएंगे और उस उच्चारण स्थान को उसी क्रम में, ठीक है, जिस क्रम से हमारी स्वरतंत्रियाँ उन अंगों को झंकृत करती हैं, उन उच्चारण स्थानों को झंकृत करती हैं, उसी के आधार पर हम लोग उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया है, पहले आता है, देखिए, काकल्य आता है। ठीक, काकल्य का तात्पर्य हम लोगों से चूँकि काकल्य से ही स्वरतंत्रियाँ झंकृत होना प्रारंभ होती हैं, तो काकल्य से कोई मतलब है नहीं। उसके आगे क्या पड़ता है, कंठ। ठीक है, तो इसका उच्चारण हम लोग कंठ से करेंगे। ठीक है, कहाँ से, कंठ से। चा वर्ग का तालु से करेंगे। ठीक, कंठ के बाद क्या आता है, ताल, उसके बाद मूर्धा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, दांत यानी दंत, उसके बाद क्या आएगा, ओष्ठ। ठीक है, इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, कंठ, तालु, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धा लिखा गया है, चाहे मूर्धा लिखिए इसको, चाहे मूर्धन्य। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है। ठीक है, जो बेसिक रूप से है वो क्या है, उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। ठीक है, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये तो सामान्य रूप से इस तरीके से है कि इसको हम लोग याद करें, लेकिन देखिए, जैसे जब स्वर की बात की जाएगी, ठीक है, स्वर की बात की जाएगी या फिर अन्य वर्णों की बात की जाएगी, अभी अंतस्थ व्यंजन की बात की जाएगी इसी में। ठीक है, जैसे अंतस्थ व्यंजन, इससे तो मान लीजिए कि जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, ये देखिए, ये टा वर्ग हो गया, यहाँ जब ता वर्ग लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये ता वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पा वर्ग। ठीक, तो यहाँ तक तो उच्चारण स्थान ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ जो वर्ण आएंगे, यहाँ जो वर्ण आएंगे। ठीक है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ यहाँ तक हो गया। लेकिन जब स्वर की बात की जाएगी, ठीक है, तो हम लोग स्वर का उच्चारण कैसे करेंगे और उसके आगे अंतस्थ व्यंजन का कैसे करेंगे, ऊष्म व्यंजन का कैसे करेंगे, संयुक्त व्यंजन का कैसे करेंगे। ठीक है, इन सब वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो हिंदी व्याकरण में या कह लीजिए कि संस्कृत व्याकरण का है, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण के उसी सूत्र से क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रिक मान लीजिए, ठीक है, कि ट्रिक के माध्यम से सभी उच्चारण स्थानों को एकदम व्यवस्थित तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो उस उच्चारण स्थान को किसी भी, ठीक है, 4-5 या मान लीजिए कि 6 या 7 सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी वर्ण के उच्चारण स्थान को एकदम आसानी से, ठीक है, और एक ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया कि मान लीजिए देखिए का वर्ग का उच्चारण हम लोग किसे करेंगे, कंठ से करेंगे। चा वर्ग का उच्चारण तालु से करेंगे, ठीक है। टा वर्ग का मूर्धा से करेंगे, ता वर्ग का दंत से करेंगे और पा वर्ग का ओष्ठ से करेंगे, ठीक है। ये तो एक सामान्य कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से उच्चारण स्थान निश्चित है और इस तरीके से हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। लेकिन आइए हम उसको संस्कृत व्याकरण से जोड़ कर चलते हैं तो थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला सूत्र आता है, ठीक है, वो पहला सूत्र क्या है, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं अकुह अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, देखिए जो उच्चारण स्थान है वो 4-5 मान के चलिए कि 7-8 सूत्रों के माध्यम से सब हो जाएंगे। देखिए पहला है अकुह विसर्जनीयाम कंठा, दूसरा इचुयसानाम तालु, तीसरा ऋतुषाणाम मूर्धा, चौथा लिटुलसानाम दंता, उपपद्मानियाम ओष्ठो, एदितो कंठ तालु, उदितो कंठोष्ठम, वकारा से दंतोष्ठम, और उसके बाद इयम आंगाड़ानाम नासिकाचा, ठीक, यही उच्चारण स्थान है 7, ठीक है। तो उसमें से पहला जो सूत्र है संस्कृत व्याकरण में वो क्या लिखा गया है, पहला सूत्र देखिए ये मान लीजिए कि सूत्र नंबर 1 है, ठीक है। सूत्र नंबर 1 ये क्या लिखा गया है, अकुह विसर्जनीयाम कंठा, ठीक है। देखिए अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इसको आसान तरीके से बता रहे हैं कि कैसे कंठ से किन किन वर्णों का, ठीक है, जो प्रारंभ से और अंत तक किन किन वर्णों का उच्चारण हम लोग कंठ से कर सकते हैं वो हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए पहला बात यहाँ क्या लिखा गया, आ, ठीक है। और इस आ का तात्पर्य केवल ह्रस्व आ से नहीं है, ठीक है, जिसे छोटा आ कहा जाता है या ह्रस्व आ से नहीं है। देखिए आ का तात्पर्य यहाँ है कि इसमें 2 वर्ण, ठीक, एक ह्रस्व और एक दीर्घा, ठीक है। मात्रा के आधार पर इसे ह्रस्व और इसे दीर्घ कहा जाता है, इसलिए कह रहे हैं ह्रस्व और दीर्घा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, हा वर्ण, ठीक है, हा वर्ण, ठीक है। और इस हा वर्ण को क्या कहा जाता है, काकल्य, ठीक है, इसे काकल्य वर्ण या स्वतंत्रीय, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्वतंत्रीय भी कहा जाता है। इस हा को क्या कहा जाता है, ये वर्ग नहीं रहेगा, हा कोई वर्ग है ही नहीं, ठीक, हा वर्ण, ठीक है। देखिए अकुह विसर्जनीयाम कंठा ये छोटा आ हो गया, ये बड़ा आ या फिर इसे कहते हैं ह्रस्व या इसे दीर्घा, ठीक। यहाँ पर हा वर्ण हो गया, यानी कि आ का उच्चारण छोटा आ और बड़ा का उच्चारण, चूंकि देखिए जो स्वर हैं उनको भी उच्चारण स्थान के आधार पर ही रखा गया, ठीक है। किसी भी स्वर को हम आगे पीछे नहीं रख सकते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर ही रख सकते हैं, ठीक। तो छोटा और यहाँ आ का तात्पर्य है कि ह्रस्व आ और दीर्घा, हा का तात्पर्य है हा वर्ण, और यहाँ विसर्ग, ठीक है, ये विसर्ग जो लिखा गया है, ठीक है, विसर्ग, इसका तात्पर्य होता है विसर्ग, विसर्ग, ठीक, जो अयोगवा है, ना तो हिंदी में आते हैं, मतलब ना तो स्वर में आते हैं ना तो व्यंजन में आते हैं, वो अपनी अलग सत्ता रखते हैं, ठीक। तो अकुह विसर्जनीयाम कंठ से किसका किसका, ह्रस्व, दीर्घा, हा वर्ण का, विसर्ग का, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक, ह्रस्व, ठीक, दीर्घा, ठीक, हा वर्ण, ठीक, हा वर्ण और विसर्ग, इन चारों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा हमेशा, ठीक है, क्या होगा, कंठ होगा। और जो यहाँ कु लिखा गया है, ठीक, कु, यहाँ कु, इस कु का तात्पर्य है का वर्ग, ठीक है। इतना तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक भी बताएगा तब भी आप लोगों को उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है उतना तो याद ही करना पड़ेगा। यहाँ कु का तात्पर्य है का वर्ग, ठीक, और का वर्ग का तात्पर्य यह है कि उसमें का, खा, गा, खा और अंगा, ठीक है, ये 5 वर्ण शामिल होंगे। चूँकि का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा शामिल होते हैं, तो
जो हम कहेंगे कंठ से, ठीक है, कंठ से किसका उच्चारण करेंगे तो छोटा, ठीक है, यानी ह्रस्व दीर्घा हा वर्ण विसर्ग और का वर्ग, ठीक, यानी कि का खा गा घा अंगा और उसके बाद छोटा बड़ा ह्रस्व दीर्घा हा और विसर्ग, ठीक है। तो इन सातों वर्णों का, ठीक है, कह सकते हैं उच्चारण हम लोग किसे करेंगे कंठ से, यानी कि ह्रस्व दीर्घा हा का खा गा घा अंगा, ठीक है, इन सब का उच्चारण हम किससे करेंगे कंठ से, ठीक है। तो यही सूत्र हो जाएगा अकुह विसर्जनीया नाम कंठा है, ठीक है। आप लोग को इससे याद करना है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ठीक, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा यानी आ ह्रस्व दीर्घा कु का तात्पर्य है का वर्ग का खा गा घा अंगा, ठीक है, और विसर्ग का तात्पर्य विसर्ग है, ठीक है, जो आयोग वहाँ आता है अंग और आहा, ठीक है, जैसे लिखा जाएगा अतः, ठीक है, तो जो उसमें अंत में आएगा विसर्ग, ठीक है, उसका उच्चारण हम लोग किससे करेंगे कंठ से करेंगे। उसके बाद आता है का वर्ग, ठीक, तो का खा गा घा अंगा हो जाएगा, ठीक। तो अकुह विसर्जनीयम कंठा से किन किन वर्णों का उच्चारण का खा गा घा अंगा छोटा बड़ा और हा उसके बाद विसर्ग, ठीक है, यानी कि 5 वर्ण इधर और 3 वर्ण इधर, यानी कि 8 वर्णों का उच्चारण और एक विसर्ग का, ठीक है, उच्चारण हम लोग किसे करेंगे कंठ से, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र है क्या अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, दूसरा सूत्र हो जाएगा, देखिए इचु यसा नाम, ठीक है, तालु, ठीक है, क्या करेंगे इचु यसा नाम तालु, ठीक है, ये हमारा कौन सा दूसरा सूत्र, ठीक। अकुह विसर्जनीयम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक, उससे जो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण है अकुह विसर्जनीयम कंठा के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ह्रस्व दीर्घा का वर्ग हा वर्ण और विसर्ग, ठीक है, वो अकुह विसर्जनीयम कंठा के अंतर्गत यानी कि कंठ से उच्चरित होंगे। और ये क्या लिखा गया है इचु यसा नाम तालु, ठीक, इचु यसा नाम तालु का क्या तात्पर्य, देखिए यहाँ ई का तात्पर्य है कि ह्रस्वी, ठीक, दीर्घी, ह्रस्वी दीर्घी यानी छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ चू का तात्पर्य है चा वर्ग, ठीक, चा वर्ग, और चा वर्ग का तात्पर्य यह है कि चा छा जा झा और इया, ठीक है, क्या है चा छा जा झा इया, ठीक, और ये सा, ठीक है, यानी कि रुक जाइए, ये जिसे हम लोग आमतौर पर बड़ा सा कहते हैं उसे क्या कहते हैं तालव्य सा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं तालव्य सा, जिसका उच्चारण हम लोग कंठ के ऊपर जो है यानी तालु से, ठीक है, इस सा का जो आगे आता है, ठीक है, इसे तालव्य सा क्या कहते हैं तालव्य सा, ठीक है। और इन सबको तालव्य वर्ण कहा जाता है, तालव्य वर्ण इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण किससे होता है तालु से, ठीक है, तालव्य वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण तालु से होता है। और चा छा जा झा, ठीक है, ये सामान्य तौर पर स्पर्श, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और स्पर्श संघर्षी भी नहीं कहा जाता है, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक, कौन सा व्यंजन चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, तालव्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इचु यसा नाम तालु यानी कि तालव्य से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन होंगे ह्रस्वी दीर्घी चा वर्ग चा छा जा झा इया और सा, ठीक है, जो तालव्य सा होगा जिसे बड़ा सा कहते हैं सलजम वाला सा, ठीक है, उसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे तालव्य से। फिर से देखिए एक बार अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी कि ह्रस्व दीर्घा, ठीक है, और उसके बाद कु यानी कि का वर्ग का उच्चारण और हा उसके बाद विसर्ग, इन सब का उच्चारण हम लोग करेंगे कंठ से। और तालु से किसका किसका उच्चारण करेंगे ह्रस्वी दीर्घी या फिर कह सकते हैं छोटी बड़ी, उसके बाद चा वर्ग चा छा जा झा इया, उसके बाद तालव्य सा, ठीक है, इन चारों को क्या कहा जाता है स्पर्श संघर्षी, ठीक है, स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब देखिए उसके बाद देखेंगे तीसरा सूत्र है ऋटुर साणाम मूर्धा, ठीक है, क्या देखेंगे ऋटुर साणाम मूर्धा, ठीक,
अब यहाँ ऋतु साणाम का क्या तात्पर्य है इसको देखिए यहाँ पर लिखा गया है री, ठीक है, ये तीसरा सूत्र है, ठीक। री का तात्पर्य है ह्रस्वरी। देखिए ह्रस्वरी इस तरीके से बनेगा और जो हमारा दीर्घ री होगा, ठीक है, उसमें इस तरीके से, ठीक है, नीचे एक मात्रा लगी होगी। ह्रस्वरी दीर्घ री और टू का तात्पर्य क्या है, यहाँ टू का तात्पर्य है टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग और टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है, ये वर्ण हो गए। यानी कि ह्रस्वरी दीर्घ री टू वर्ग, उसके बाद आ जाता है इसमें रा, ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। या अलावा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत इसे पार्श्विक, रुक जाइए, लुंठित वर्ण, इसे क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण, ठीक है। रा को क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। लुंठित वर्ण का तात्पर्य है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जीवा, ठीक है, हमारी जीवा क्या हो, ऊपर की ओर उठती हो, उसे क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण, ठीक। और लुंठित वर्ण किसे कहा जाता है, रा को। इसमें देखिए ऋतु साणाम मूर्धा यानी मूर्धन्य से, ठीक है, मूर्धा से उच्चरित होने वाले शब्द, मूर्धा से उच्चरित होने वाले शब्द ह्रस्वरी दीर्घ री टा यानी कि टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है। उसके बाद इसमें आ गया रा और ये मूर्धन्य, ठीक है। इसे देखिए कहीं कहीं पर इसको पेट चिरौआ भी कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर, और वैसे नहीं तो मान लीजिए कि इसे मूर्धन्य सा, कौन सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा, ठीक, इसे मूर्धन्य, देखिए कहीं कहीं मूर्धन्य कहते हैं, लेकिन मूर्धन्य का तात्पर्य है कि मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चरित होने वाला, ठीक, मूर्धन्य सा कहते हैं। और जो ये बड़ा सा सलजम वाला है इसे क्या कहते हैं, तालव्य सा, इसे क्या कहते हैं, तालव्य सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि री से यहाँ ऋतु साणाम मूर्धा का तात्पर्य है कि ह्रस्वरी दीर्घ री टा वर्ग, ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा, ठीक है। उसके बाद यहाँ रा जिसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, और यह मूर्धन्य, ठीक है, ये मूर्धन्य सा, ठीक है। यानी इन सब का उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से, ठीक है, किससे होगा, मूर्धा से। देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं ऊपर से, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं री, ठीक है, दीर्घ री और टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है, रा, और इन वर्णों का उच्चारण हम लोग किससे करेंगे, मूर्धा से, ठीक है, किससे करेंगे, मूर्धा से, ठीक है। तो कितने सूत्र हो गए, 3 सूत्र। पहला अकु विसर्जनीयानाम कंठा, ठीक है, अकु विसर्जनीयानाम कंठा यानी कि आ, ह्रस्व, दीर्घा, का वर्ग, ठीक है, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ से, ठीक। दूसरा है इचु यशानाम तालु, ठीक है, यानी कि ह्रस्वी दीर्घी चा वर्ग और तालव्य सा, ठीक है, इन सब का उच्चारण किससे होगा, तालव्य से, ठीक। उसके बाद ऋतु साणाम मूर्धा, ठीक है, यानी कि ह्रस्वरी दीर्घ री टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है। उसके बाद रा और उसके बाद मूर्धन्य सा, ठीक है, इन सब का उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से। आगे सूत्र नंबर 4, देखिए